बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इससे पहले आप 4 किस्तें सुन चुके हैं। अब 5वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके साथ ही मैंने अपनी आंखें बंद करके अपना माथा जमीन पर टेक दिया। बिल्कुल खामोशी छा गई थी। फिर उस खामोशी को मेजर जेम्स की पाटदार आवाज ने तोड़ा, नाकाबिले यकीन। और उसके साथ मेरे कानों में तालियों की आवाज गूंजी। तमाम स्नाइपर्स आहिस्ता आहिस्ता उसी फायरिंग अड्डे के करीब जमा हो गए थे। मुबारक हो ज़ीशान भाई, सरदार खान की खुशी से चहकती हुई आवाज ने मेरे कानों में रस अंडेला और मैं गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। सरदार खान पुरजोश अंदाज में मुझसे लिपट गया था। मैंने स्क्रीन की जानिब निगाह उड़ाई। ये गोली पहले वाली दोनों गोलियों के दरमियान लगी थी। सरदार खान से गले मिलकर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेजर जेम्स ने मुझे बाहों में भरकर मेरा माथा चूम लिया और उसके बाद फर्दन फर्दन तमाम मिलने लगे। श्रीकांत और राजपाल वहां से खिसक लिए थे कि कोशिश के बावजूद मुझे नजर ना आए। जेनिफर अलबत्ता एक जानिब खड़ी होंठ काट रही थी। उसने गहरी नजरों से मेरी जानिब देखा जरूर था, मगर मुबारकबाद देने आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर अपनी राइफल की जानिब बढ़ गया, क्योंकि मेजर जेम्स ने वापसी का ऐलान कर दिया था। अपनी राइफल को बैग में रखता हुआ सरदार खान दोबारा मुझसे लिपट गया। शुक्रिया ज़ीशान भाई, तुमने मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी और पशेमानी से बचा लिया। नहीं सरदार, शुक्रिया तुम्हारा कि मुझे ये मौका फराहम किया, वरना दूसरी सूरत में मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क न ले पाता। इन बनियों की शक्लें तो उस वक्त दिखने वाली थीं जब तुम 1800 मीटर से दूसरी गोली भी हिट करने में कामयाब हो गए थे। वैसे नजर नहीं आए। नजर तो अब वो काफी दिन नहीं आएंगे, सरदार खान ने कहका लगा कर कहा, और हम पार्किंग में खड़ी लग्जरी बस की तरफ बढ़ गए। एतवार का दिन हम दिन चढ़े तक सोते रहे। उठे तो दोपहर के खाने का वक्त था। हवाई जरूरिया से फारिग होकर हम डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ गए। वहां हमें बस चंद आदमी ही नजर आए। जापानी लिजोना अपने साथी के हमरा मौजूद थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगी। लो जी, तुम्हारी कारकर्दगी देखकर लड़कियां काफी मुतासर हुई हैं। ये तो हर किसी को हंस कर मिलती है, बहुत सादा सी है। उसे कहकर मैंने लिजोना और उसके साथी को हेलो कहा। मुझसे तो कभी हंस कर नहीं मिली, न कभी बात की है। सरदार खान ने मुंह बनाया। उर्दू या पश्तो बोलना उसे आता नहीं। जापानी और इंग्लिश से तुम नावाकिफ हो तो उसे अपनी हंसी जाया करने की क्या जरूरत है भला। कैसे हो मिस्टर ज़ीशान? हमारे कुर्सियां संभालते ही लिजोना ने पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, मैंने खुश दिली से कहा। वैसे अगर मैं जापानी सीख लूँ तो? सरदार खान ने मेरे कान में सरगोशी की। क्या फायदा, जब तक तुम जापानी सीखोगे लिजोना बूढ़ी हो चुकी होगी। तुम मेरे बारे क्या कह रहे हो अपने साथी को? मेरे होठों से अपना नाम सुनकर लिजोना ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने बगैर लगी लिपटी रखे कहा, मेरा साथी जापानी जुबान सीखने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा था, तो मैंने मशवरा दिया कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक तुम जापानी जुबान सीखोगे लिजोना बूढ़ी हो चुकी होगी। लिजोना और मान यन ली ने जोरदार कहका लगाया। मोहतरम, यकीनन तुमने असल बात फूट दी होगी, इसीलिए ये दोनों इतना जोर से हंसे हैं। सरदार ने कहा, वैसे सौदा घाटे का नहीं हुआ। हंसते हुए ये और भी खूबसूरत लगती है। इसे बता दूं, कह दूं मेरी सेहत पर क्या असर पड़ता है? बात बिगड़ने लगी तो मैं मुकर जाऊंगा। उन्हें कौन सा उर्दू जुबान समझ में आती है? वैसे तुम्हारा साथी चाहे तो मैं उसे बूढ़ा होने से पहले जापानी जुबान सिखा सकती हूँ। लिजोना ने शरारत भरे लहजे में कहा। मैंने उसकी बात का तर्जुमा सरदार खान के सामने दोहरा दिया। मुकम्मल जुबान सीखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही सिखा दे कि किसी को आई लव यू कैसे कहते हैं। और मेरे मुंह से सरदार का जवाब सुनकर मान जिन ली तो जोर जोर से हंसने लगा। अलबत्ता लिजोना शर्मा कर कहने लगी, शक्ल से तो बहुत भोला लगता है। वाकई में ये सब कुछ उसी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से कह रहे हो? तुम्हें कैसे यकीन आएगा? अच्छा छोड़ें, वह अपने सामने धरी प्लेट की तरफ मुतवज्जा होगी। क्या कह रही है? सरदार खान ने बेताबी से पूछा। खान साहब, मेरा ख्याल है चिनारे बेगम के हाथों हराम मौत मरने से बेहतर है तुम किसी मिशन में जामे शहादत नोश करो। इसमें चिनारे बेगम कहाँ से आन टपकी, और उसे भला ये कौन बताएगा? तो क्या लिजोना के हाथों गोली खानी है? काफी अच्छा निशाना है। कल 10 पॉइंट हासिल किए हैं मोहतरमा ने। अब तुमने फिर उसका नाम ले लिया और वो हमारी जानब देख रही है। क्या सोच रही होगी हमारे बारे में? लिजोना को अपनी जानब घूरता पाकर सरदार खान परेशानी से बोला। मैंने इत्मीनान से कहा, हमारे नहीं तुम्हारे बारे खान साहब। लिजोना ने टिश्यू उठाकर हाथ साफ किए और अपनी शिस्त उठते हुए बोली, वैसे मैं काफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ ज़ीशान साहब। मान जिन ली भी इसकी तलकीद में खड़ा हो गया था। ज़रूर, डिनर के बाद हम तुम्हारा टेस्ट लेने आएंगे। सारा आंखों पर वो एक गहरी निगाह सरदार खान पर डालकर मान जिन ली के साथ चल पड़ी। जरूर मेरे बारे कुछ बुरा कहा होगा जब भी तुम बड़ी खुश इखलाकी का मुजाहिरा कर रहे थे। उनकी डाइनिंग हॉल से निकलते ही सरदार खान शिकवा कुना हुआ। नहीं यार, वो काफ़ी पीने की दावत दे रही थी तो ठीक है ना, इनकार क्यों कर दिया? सरदार खान ने खाने से हाथ खींच लिए थे। इनकार कहाँ किया है, रात के खाने के बाद जाएंगे। चलो फिर ठीक है। सरदार खान दोबारा खाने को जुड़ गया।
स्नाइपर लड़कियां अलहदा ब्लॉक में थीं। अगर मुझे मालूम होता कि जेनिफर लिजोना के रूम मेट है तो मैं कभी भी वहां न जाता। जिस वक्त हम दोनों लिजोना के कमरे में पहुंचे, वो अकेली बैठी टीवी पर कोई जापानी फिल्म देख रही थी। आए जीशान साहब, उसने फर्दन फर्दन हम दोनों से मुसाफा किया। बैठे। उसने बेड की जानिब इशारा किया। हम दोनों उसके बेड से मुत्तसिल पड़े बेड पर बैठ गए। मानजिन ली नजर नहीं आ रहा। मैंने बैठते हुए पूछा। अभी अपने कमरे की तरफ गया है, उसे नींद आई हुई थी। अगर तुमने भी सोना हो तो। वो कथा कलामी करते हुए सराज से बोली, नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं सोती। सरदार ने मेरे कान में सरगोशी की। मुझे इसकी सूरत दिखाने साथ लाए हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये कम है? मुझे हंसते देखकर लिजोना भी अपने होठों पर तबस्सुम बिखेरते हुए पूछने लगी, क्या बात हो रही है? कह रहा है मुझे अपना मुतरजम बनाकर लाया है और मैंने खुद तुमसे गपशप हाँकनी शुरू कर दी है। अच्छा, बड़ा तेज है ये, ओमानी के लहजे में कहते हुए खड़ी हुई। मैं काफी बना लूं। वो कोने में बने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई जहां इलेक्ट्रिक कैटली रखी हुई थी। क्या कह दिया उसे? वही जो तुमने कहा, साथ उसका जवाब भी बता दिया करो। काफी बना रही है। काफी तो हम अपने कमरे में भी बनाकर पी सकते थे। सरदार ने मुंह बनाया। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खोलकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। हम दोनों पर नजर पड़ते ही वो ठिठक कर रुक गई थी। जेनी आओ। उसे देखते ही लिजोना खुशदिली से बोली, मेहमानों के लिए काफी बना रही हूँ, तुम लेना पसंद करोगी? जेनिफर ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर सख्त लहजे में कहा। यकीनन मुहज्जब लोगों को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी के बेड पर उसकी इजाजत के बगैर बैठने की जहमत करें। जिनी सॉरी, तुम्हें बुरा लगा। असल में उन्हें मैंने यहाँ बैठने को कहा था। उसका तल्ख लहजा सुनकर लिजोना घबरा गई थी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा बेड है, वरना कभी ऐसी जसारत न करते। उजरे गुना बदतर अज गुना। जेनिफर ने अंग्रेजी में जो कुछ कहा उसका बामुहावरा तर्जुमा यही बनता था, ओके लिजोना, फिर कभी सही। लिजोना को कहकर मैंने सरदार को चलने का इशारा किया। प्लीज जीशान बैठे ना, मेरे बेड पर बैठ जाएं या ये कुर्सियां ले लें। लिजोना ने एक कोने में पड़ी हुई 2 कुर्सियों की जानिब इशारा किया। वो जेनिफर के रवैये और हमारे रद्दअमल पर परेशान हो गई थी। नहीं शुक्रिया, तुम्हारी तरफ से काफी हो गई। ये कहकर मैं सरदार के साथ बाहर जाने लगा। मेरी तरफ से सख्त जवाब न मिलने पर जेनिफर ने मजीद कोई बात नहीं की थी, बस खामोश खड़ी कड़े तेवरों से मुझे घूरती रही। अब क्या हुआ? बाहर निकलते ही सरदार खान ने मासूमियत से पूछा। मैं तो बस बेजुबान जानवरों की तरह बगैर कुछ जाने तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहता हूँ। यार, कैप्टन साहिबा को हमारी वहाँ मौजूदगी पर एतराज़ था, तो वो अकेली का कमरा तो नहीं है। बेशक न हो, मगर हम वहाँ ख्वामुखा लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते। यूं भी उसे अपनी हार का गम है। वो कोई ऐसी बकवास भी कर सकती थी जिसे मैं बर्दाश्त न कर पाता और बात बढ़ जाती। सही कहा। सरदार ने मेरे साथ मुत्तफिक होने में ताकीर नहीं की थी। सोमवार के दिन स्नाइपर्स कोर्स की शुरुआत मेजर जेम्स मेथोनी के लेक्चर से हुई। तमाम को एक बार फिर खुशामदीद। ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट की सिखलाई की एक स्नाइपर के लिए कार आमद सही, मगर इसके बावजूद इसकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई आदमी उसके बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद अच्छा स्नाइपर बनने का दावा कर सके। हर अच्छा स्नाइपर अच्छा निशानेबाज जरूर होता है, मगर हर अच्छा निशानेबाज अच्छा स्नाइपर नहीं हो सकता। स्नाइपिंग के लिए निशानाबाजी के अलावा भी बहुत खूबियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा मुशाहिदा, कुव्वत बर्दाश्त, बेहतरीन यादाश्त, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत, भूख प्यास सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने की ताकत और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ। अभी अगर मैं मुशाहिदे और यादाश्त की बात करूं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि तमाम लोगों में एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो सामने आकर क्लास के हर फर्द को उसके नाम से पुकार सके। हालांकि तुम लोग 1 हफ्ते से साथ हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेजर जेम्स ने सवालिया अंदाज में अपनी तायराना निगाह चारों तरफ घुमाई। पहली कतार में बैठी जेनिफर ने पीछे मुड़कर मेरी जानब गहरी नजरों से देखा। मैं खामोश बैठा रहा। गो में मेजर जेम्स का दावा गलत साबित कर सकता था, मगर वो मेरा उस्ताद था और मुझे मेरे उस्तादों ही ने अपने उस्ताद का चैलेंज कबूल न करने की हदायत की थी। मेजर जेम्स की बात जारी रही। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। काफ़ी हजरात को शायद मेरी बातें हजम नहीं हो रही होंगी और अच्छी यादाश्त, कुव्वत बर्दाश्त वगैरह उन्हें फजूल की बातें लग रही होंगी, लेकिन ज़रा तसव्वुर करो, शदीद गर्मी में भारी गिली सूट पहनकर किसी तैयार फसल में बरह रास्त धूप की जद में लेटे हुए स्नाइपर का, जिसे हदफ के इंतजार में कई घंटे बेहिस हरकत वहीं लेटना हो, उसे कितनी कुव्वत बर्दाश्त की जरूरत पड़ेगी। या वो स्नाइपर जो किसी अनजान इलाके से गुजरते हुए रास्ते की निशानियों को जहन में बिठाने की कोशिश में मसरूफ होता कि वो वापस पलटते वक्त रास्ता न भूल जाए। ऐसे वक्त में कैसी यादाश्त दरकार होगी। मेजर जेम्स मिसालों के जरिए अपनी बात की वजाहत करता गया। पहला मुकम्मल पीरियड उसने लेक्चर में गुजार दिया था। ब्रेक में सूरन मिंग मेरे करीब आकर मुस्तफसर हुआ, अरे पाकिस्तानी भाई, तुम मेजर जेम्स का दावा गलत कर सकते थे। फायदा? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। उसके दिल में तुम्हारी धाक बैठ जाती। शायद मैंने असबात में सर हिलाया, मगर इज्जत खत्म हो जाती। भला वो कैसे? सूरन भाई, उस्ताद का चैलेंज कबूल करने के लिए नहीं होता, समझाने के लिए होता है।
ایک میرے سامنے آنے سے میجر جیمز کی بات میں وہ اثر نہ رہتا جو اب طلبہ پر پڑا ہوگا۔ صحیح کہا۔ سورن منگ نے اس بات میں سر ہلا کر میری پیٹھ تھپتھپائی اور اپنے ساتھی کی جانب بڑھ گیا۔ سردار اس وقت جمیل خان اور اسکندر علی خان کے ساتھ پشتو میں مصروف گفتگو تھا۔ اسی وقت لیزونا نے میرے قریب آ کر ہیلو کہہ کر مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیسی ہو لیزونا؟ میں نے اس کا ملائم ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں رات والے واقعے پر معذرت کرنے آئی ہوں۔ نہ جانے جینیفر کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایسی بد اخلاق ہے تو نہیں؟ کوئی بات نہیں، اور معذرت کیوں کر رہی ہو؟ تم میرے مہمان تھے نا۔ اسی وقت سردار خان افغانیوں سے گفتگو چھوڑ کر ہمارے قریب آ گیا۔ ارے تم تو پشتو تازہ کر رہے تھے نا؟ اسے دیکھ کر میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ او ہاں، مگر اچانک ایک ضروری بات یاد آ گئی، یہی کہ مجھے انگریزی سیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ لیزونا کو مخاطب ہوا۔ ہیلو، مائی نیم از سردار خان اینڈ آئی بلانگ ٹو پاکستان۔ اس کی پٹھانی لہجے میں بولی گئی انگلش سن کر لیزونا کا دلکش کہکا فضا میں گونجا۔ اینڈ آئی ایم لیزونا فرام جاپان۔ وہ سردار کے انداز میں ہی بولی تھی۔ یس یس آئی نو۔ سردار نے جلدی سے سر ہلایا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، آگے کیا کہوں؟ کچھ بھی کہہ دو، اس نے کون سا برا ماننا ہے؟ سردار مجھ سے بات کرو نا۔ لیزونا نے ٹھہر ٹھہر کر چھوٹا سا فقرہ ادا کیا۔ مائی انگلش از فنش جی، آئی اسپیک لٹل انگلش۔ اس مرتبہ لیزونا کے ساتھ میں بھی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پایا تھا اور ہمارے کہکے سن کر ارد گرد کھڑے کافی لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ لیزونا نے ہنستے ہوئے سردار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تھینک یو کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک کہا ہے نا؟ بالکل درست۔ میں نے انگوٹھا اٹھا کر اسے شاباش دی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور ہم کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ ٹی بریک کے وقت بھی لیزونا سردار خان کو ڈھونڈتے ہوئے ہمارے قریب آ گئی تھی۔ سردار مجھ سے چھوٹے چھوٹے انگلش کے فقرے پوچھ کر اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ خود جاپانیوں کی انگلش بھی اتنی فصیح نہیں ہوتی، مگر لیزونا کو انگلش پر کافی عبور تھا۔ وہ سردار خان کی ذات میں بھی کافی دلچسپی لے رہی تھی۔ ٹی بریک کرتے ہوئے اس نے سردار کو اسکاچ پینے کی دعوت دی تھی، مگر سردار نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نو لیزونا، ڈرٹی تھنک۔ وہ ہنسی، بٹ وائی؟ سردار میری جانب مڑا۔ اب کیا کہوں؟ میں نے انگریزی میں کہا کہ کہہ دو کہ ہمارے مذہب میں شراب پینا حرام ہے۔ چونکہ لیزونا بھی میری بات سن رہی تھی، اس لیے سردار کے دوبارہ دہرانے سے پہلے وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ لیکن ذیشان، کھانے پینے کی چیز کا مذہب سے کیا تعلق؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک مسلمان کے لیے صرف عبادت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہر کام میں مذہب سے پوچھ کر قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، تو کیا تم ہر کام میں مذہب کی مکمل پیروی کرتے ہو؟ ہم دونوں کی حد تک تو میرا جواب نفی میں ہوگا، البتہ ہمارے ملک میں ایسے لاکھوں مسلمان موجود ہیں جو ہر کام میں مذہب کی شمولیت کو لازم خیال۔ جب ہر بات پر عمل نہیں کرتے تو شراب پینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک شراب بھی ہے۔ یار اسے کن باتوں میں لگا لیا ہے؟ سردار شکوہ کنا ہوا۔ مجھے انگلش سیکھنے دو نا، انگلش بولنا مجھے بھی آتا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مگر لیزونا کی باتیں میری سمجھ میں زیادہ آتی ہیں۔ لیزونا پوچھنے لگی، کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ موصوف نے تم سے انگلش سیکھنا ہے، اس لیے برائے مہربانی جناب سے مخاطب ہو۔ لیزونا کو کہہ کر میں نے کرسی سے ٹیک لگا لی، جبکہ وہ ہنستے ہوئے سردار خان کی طرف متوجہ ہوگی، اور بریک کے خاتمے تک مجھے سردار خان کی فصیح و بلیغ انگلش سے بہرہ مند ہونا پڑا۔ پہلا ہفتہ ہم کلاس روم تک محدود رہے۔ انسٹرکٹر لیکچر کے ساتھ مختلف ویڈیوز وغیرہ دکھا کر ہمیں سنائپنگ سے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی دیتے رہے۔ اس کے باوجود کہ ہم دونوں عملی طور پر بھی سنائپنگ کر چکے تھے، وہاں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا۔ ہمیں جدید سنائپر رائفلوں کو دیکھنے، سمجھنے اور استعمال کرنے کا موقع ملا، مختلف ممالک کے گری سوٹوں کو دیکھنے اور پہننے کا موقع ملا، سرکشوں اور باغیوں کے خلاف کارروائیوں میں ہمیں ایسا ایمونیشن مہیا کیا گیا جسے پینٹ ایمونیشن کہتے تھے۔ نرم پلاسٹک کے بلٹ میں سرخ رنگ کا پینٹ بھر کر تانبے کے کیس میں فٹ کیا گیا تھا، یوں کہ فائر ہونے کے بعد گولی جس جگہ پر بھی لگتی سرخ رنگ کا انمٹ نشان چھوڑ جاتی۔ اس ایمونیشن کو فائر کرنے کے لیے نقل بمطابق اصل سنائپر رائفلیں بھی موجود تھیں۔ مختلف حربی ہدفوں پر ہم اصل گولیاں فائر کرتے، مگر مقابلے کے وقت یا کسی عمارتی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائی میں پینٹ ایمونیشن استعمال کرایا جاتا۔ ایک دن صبح ناشتے کے بعد ایک راؤنڈ دے کر ہمیں اپنی پٹ سنائپر کے زمین میں چھپنے کی جگہ میں چھپ جانے کا حکم ملا۔ ہم جوڑیوں کی شکل میں تھے، کام یہ تھا کہ ہمیں سارا دن اس پٹ میں گزار کر ہدف کا انتظار کرنا تھا۔ ہدف کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا تھا، ہر جوڑی کو ان کا مطلوبہ ہدف کی نشاندہی اسی وقت کی جاتی۔ ہدف نمودار ہونے کے 1 منٹ کے اندر ہدف کو نشانہ بنانا تھا۔ کھانے پینے کے نام پر ہوا میں موجود آکسیجن اور صبر کے گھونٹ ہی تھے۔ ہماری حرکات پر نظر رکھنے کے لیے ہر پٹ پر ایک کیمرہ بھی نصب تھا جو ذرا سی بے قاعدہ حرکت کو اجاگر کر کے سنائپر کی کارکردگی نمبرز میں نمایاں کمی کرا سکتا تھا۔ علاقہ سرسبز تھا، اس لیے ہم نے پٹ بناتے وقت
سبزے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا تھا۔ ویسے کسی نے اپنی مرضی کی جوڑی بنانے کی اجازت نہیں دی تھی، ورنہ ضرور میں اتنا افسردہ نہ ہوتا۔ سردار نے پٹ میں جگہ سنبھالتے ہی موشگافی کی۔ کچھ لوگوں کی نیت کے بارے انسٹرکٹرز کو اچھی طرح اندازہ ہے، وہ ایسا غلط فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ سردار ترکی بترکی بولا، میں نے تمہاری اور جینیفر کی بات نہیں کی تھی کہ تم نیت کو بیچ میں لے آئے، یہ بھی خوب کہی، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جینیفر اور میں ایک دوسرے کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ خوش فہمی ہے جناب کی، کیپٹن صاحبہ ہر وقت تمہاری ٹو میں لگی رہتی ہیں۔ ہاں، اسے خدا واسطے کا بیر جو ہوا مجھ سے نہیں، وہ چاہتی ہے تم اس کے آگے پیچھے پھرو۔ راجپال اور شری کانت کم ہیں کیا؟ وہ دونوں تو ہیں ہی بونگے، کئی بار لیزونا کے ارد گرد بھی منڈلا چکے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے لیزونا کے گرد منڈلانے والے بونگے ہوتے ہیں؟ بس میرے پیچھے پڑے رہو۔ الفاظ سردار کے ہونٹوں پر تھے کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ یقیناً کسی کے سامنے اس کا ٹارگٹ نمودار ہو گیا تھا۔ لے جی، کسی بھائی کا انتظار تو اختتام پذیر ہوا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے جوڑیوں میں کارروائی کرنا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، سردار نے اس بات میں جواب دیا۔ اچانک میرے سامنے پڑے میسج ریسیور پر ہلکی سی ٹیون کے ساتھ ایک میسج نمودار ہوا۔ سردار خان کے لیے 90 ڈگری، فاصلہ 500 میٹر، سرخ رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ میں نے پٹ بناتے وقت شمال کی سمت کے تعین کے لیے ایک پتھر رکھ لیا تھا اور شمال کی سمت اتفاق سے ہماری ناک کی سیدھ میں بن رہی تھی۔ میں نے فوراً سردار کو مطلع کیا۔ سردار، پورا دائیں طرف 500 میٹر کے فاصلے پر نظر آنے والا سرخ غبارہ تمہارا ہدف ہے، تمہارا وقت شروع ہے۔ اوکے باز۔ بغیر کسی پریشانی کے سردار نے ٹیلیسکوپ سائٹ پر 500 میٹر کی رینج لگائی اور دائیں سمت مڑ کر دور نظر آنے والے غبارے پر شست باندھ لی۔ ہر سنائپر کے پاس فائر کرنے کے لیے 1 منٹ کا وقت تھا۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی۔ سردار کو 35 سیکنڈ ہو گئے تھے۔ اطمینان سے سردار، تمہارے پاس 25 سیکنڈ ہیں۔ اسے کہتے ہوئے میری نگاہ گھڑی کی سیکنڈ والی سوئیوں پر تھی۔ 15 سیکنڈ بقایا، 50 سیکنڈ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سردار نے ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی چلنے کے دھماکے کے ساتھ میں نے غبارہ پھٹتے دیکھا۔ شاباش سردار، میں نے اسے داد دیتے ہوئے کہا، لیکن وقت زیادہ لگا ہے۔ سردار نے منہ بنایا، تم خود کہہ رہے تھے کافی وقت ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ وقت زیادہ لگا ہے۔ وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں گولی مس ہی نہ کر دو، ورنہ ہر 5 سیکنڈ کا ایک بونس نمبر ہے۔ تو کیا جس نے پہلے 5 سیکنڈ میں نشانہ بنا لیا اسے 11 بونس نمبر ملیں گے؟ بالکل، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا تھا حضور، مگر اس وقت تم لیزونا سے محو گفتگو تھے تو اس غریب کی بات پر کہاں کان دھرتے۔ یار سچ کہوں تو لیزونا بالکل چنارے بیگم کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے۔ جی جی بالکل، تمام لڑکیاں ایک دوسرے کی ڈپلیکیٹ ہی ہوتی ہیں، بس نئے نقش کا فرق ہوتا ہے، ورنہ تو وہی 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 ٹھوڑی اور باقی کا پورا جسم۔ تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بھی جناب کی غلط فہمی ہے، ورنہ تو میں تمہارا ٹھیک ٹھاک مذاق اڑا چکا ہوں۔ اس طرح کی گپ شپ میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سپیر کے قریب میسج ریسیور پر میرے نام کا پیغام ایک ہلکی سی ٹیون کے ساتھ اجاگر ہوا۔ راجہ ذیشان حیدر کے لیے 270 ڈگری، فاصلہ 400 میٹر، سبز رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ پیغام پڑھتے ہی میں فوراً بائیں ہاتھ ڈیٹا ایلیویشن ناب جو کہ سردار کے فائر کے بعد میں نے 500 میٹر پر لگا دی تھی، اسے 400 میٹر پر سیٹ کرتے ہی سائٹ کے ساتھ آنکھ لگائی اور بغیر کسی وقفے کے سانس روکتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کے دھماکے کے ساتھ غبارہ پھٹنے کا دھماکہ بھی شامل تھا۔ 13 سیکنڈ، سردار نے بغیر توقف کے اعلان کیا۔ میرا خیال ہے بہترین ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سردار نے پوچھا، اب کیا کریں گے؟ انتظار، میں نے کہا۔ جب تک واپسی کا حکم نہیں ملتا ہم پٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلے آدھ گھنٹے میں ہمیں واپسی کا حکم مل چکا تھا۔ ہم سارے بسوں کی پارکنگ میں جمع ہونے لگے۔ وہاں سے ہماری رہائش تک کا تمام کی گنتی پوری ہوتے ہی ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کے شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا، اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جھانکتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار، وہ دیکھو 2 غبارے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنکارا گیا۔ میں چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑا راستہ دیں، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے راستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زی تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب صلح کر لینی چاہیے؟ میرا تم سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کیپٹن صاحب۔ بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹھوکا دیا تاکہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر بیٹھیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑوا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو گیا تھا اور اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ لیزونا کے ساتھ تھا۔ میری حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں پائے تھے۔ بس میں نظر دوڑانے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سا اسکرٹ پہنے ہوئی یہودن اینڈریا بریٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔
ऑफिसर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो लेफ्टिनेंट थी, इससे पूछे बगैर वहाँ बैठना मुझे मुनासिब नहीं लगा था। मुझे खुशी होगी मिस्टर ज़ीशान, उसने खुश दिली से सर हिलाया। शुक्रिया कहकर मैं बैठ गया। आज मैंने 7 बोनस नंबर लिए हैं, उसने खुशगवार लहजे में मुझे इतला पहुंचाई। वेल डन, मैंने तारीफी लहजे में कहा। और तुम्हारे बड़ी ने? 3। बहुत खूब। और तुम? मैंने मुस्कुरा कर कहा। गुब्बारा फाड़ लिया था। शायद तुम बताना नहीं चाहते। क्या? यही कि तुमने कितने सेकंड में गोली फायर कर ली थी? मेरा साथी तो 13 सेकंड बता रहा था। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, मैं जानती थी मेरी खुशी ज्यादा देर बाकी रहने वाली नहीं है। मैं तो तुम्हारी खुशी को कल तक बरकरार रखना चाह रहा था, तुमने खुद ही उगलवा लिया। उसने मासूमियों से पूछा, वैसे हम आपस में बड़ी नहीं बन सकते? शायद तुम मिस्टर पास्को के हाथों मेरा कत्ल कराना चाहती हो। मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की। पूरा बॉडी बिल्डर है, मालूम नहीं क्या खाता है। उसका सुरीला कहका गूंजा। जेनिफर पीछे मुड़कर कहर आलूद नजरों से हमें घूरने लगी थी। ये कैप्टन साहिबा को क्या हुआ? एंड्रिया हैरानी से पूछने लगी। क्या पता, तुम्हारा कहका उनकी तबा नाजुक पर गिरा गुजरा हो। कैप्टन होगी अमेरिकन आर्मी की, एंड्रिया ने मुंह बनाकर कहा। वैसे पता है, कोर्स से वापसी पर मैंने भी कैप्टन का रैंक ले लेना है। मैंने जल्दी से कहा, पेश की मुबारकबाद हो। शुक्रिया, और इस खुशी में तुम्हें डिनर करा सकती हूँ? नहीं अफीसर, शुक्रिया। यूं भी जब से हम आए हैं बाहर नहीं निकले, फिर तो डिनर और जरूरी हो जाता है। वो इसरार करने लगी। फिर किसी दिन सही। मैंने जान छुड़ाई, क्योंकि मैं जानता था कि डिनर की शुरुआत के साथ बाहर जाने का आगाज हो जाना था, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता, और हमारे पास इतने अखराजात नहीं थे कि गोरियों पर लुटा सकते। आर्मी के खर्चे पर अमेरिका में कोर्स के लिए जाना एक अलहदा बात थी, वरना अपनी महदूद तनख्वाह में तो हम बस इज्जत की रोटी खा सकते थे। जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने मजीद इसरार नहीं किया था। रहाइश पर पहुंचकर हम नीचे उतरे। एंड्रिया ने पुरजोश मुसाफे के साथ मुझे अलविदा कहा और मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। पार्किंग से हमारा कमरा नजदीक ही था। कमरे में घुसते ही मैं बेड पर बैठकर अपने जूतों के तस्मे खोलने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैंने हैरानगी से कहा, क्योंकि सरदार कभी भी दरवाजा खटखटाने की ज़हमत नहीं करता था। दरवाजा खोलकर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर मैं शशतर रह गया। अंदर दाखिल होते ही वो बगैर किसी तमहीद के बोली, जी तुमने अच्छा किया जो मिस एंड्रिया के साथ डिनर की हामी नहीं भरी। मैं तुम्हें कभी भी उसके हमरा जाने की इजाज़त न देती। गहरा सांस लेकर मैंने अपने गुस्से को नॉर्मल किया और उसकी बात का जवाब दिए बगैर बायां जूता उतार कर दाएं जूते के तस्मे खोलने लगा। उसी वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। ज़ीशान भाई आज? वो मुझे कुछ बताने लगा था, मगर जेनिफर को देखते ही बात बदलते हुए बोला, हेलो कैप्टन, हाउ आर यू? वो मुस्कुराई। फाइन मिस्टर सरदार। उसने मुसाफे के लिए सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामते हुए सरदार ने कहा, नाइस टू मीट यू। वो मुकम्मल अंग्रेजी झाड़ने के चक्कर में था। हाउ स्वीट, तुमने तो इंग्लिश में भी महारत हासिल कर ली। जेनिफर ने खुले दिल से उसकी अंग्रेजी को सराहा। शुक्रिया कैप्टन, ये बस लिजोना की मेहरबानी है। सरदार ने सारा क्रेडिट लिजोना के खाते में डाल दिया था। वैसे आज डिनर के बारे में क्या ख्याल है? बाहर चलें? उसने एकदम सरदार को मशवरा दिया। लिजोना को भी साथ ले चलेंगे। ये क्या कह रही है, डिनर और लिजोना? सरदार मुझसे पूछने लगा। जेनिफर की तेजी से बोली कि इंग्लिश उसके सर पर से गुजर गई थी। ये तुम्हें डिनर की दावत दे रही है और बता रही है कि लिजोना भी उसके हमरा होगी। यस यस, वो जल्दी से बोला, व्हाई नॉट, आई एम रेडी। लेकिन जी भी साथ होगा। इस मर्तबा उसने बोलने की रफ्तार कम करते हुए मेरी जानिब हाथ से इशारा भी किया। तो क्या ये नहीं जाना चाहता? हाँ, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? सरदार ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि मैंने एंड्रिया के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। सरदार को उर्दू में बताकर मैंने वो वही फिक्रा इंग्लिश में भी दोहरा दिया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जेनिफर ने गम गुस्से की मिली जुली कैफियत में कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तन कर खड़ा हो गया। सरदार ने घबरा कर कहा, अरे तुम तो लड़ने लगे, तुम मेरे साथ जाओगे। जेनिफर भी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। क्यों, मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम हूँ? वो बेवाकी से बोली, नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर तुम्हारी मुझे पसंदीदगी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। झूठ कहते हो, झूठे। कैप्टन साहिबा, तुम ज्यादती कर रही हो। ज़ीशान भाई, तुम गिली सूट उतारो, और मैडम तुम भी जाकर गिली सूट बदली करो, फिर बात करते हैं। सरदार ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उस तक अपनी बात पहुंचाई। ओके, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। जेनिफर इस बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गई। तुम किस खुशहमी में इतना चहक रहे हो? मैं सरदार पर बर्फ पड़ा। जेनी भाभी हमारे कमरे में आई थी, अब खुशी का इजहार भी ना करूं? बकवास ना करो यार। उसे झिड़क मैं वाशरूम की तरफ बढ़ गया। डिनर पर जेनिफर नहायत खूबसूरत लिबास में नजर आई। मैं उसे नजरअंदाज किए सरदार से मैं गुफ्तगू रहा, मगर जब हम वापस आ रहे थे तो उसने सरदार को इशारे से अपने पास बुलाकर जाने क्या कहा। जवाबन सरदार ने असबात में सर हिलाकर मेरे पास वापस आया और कहने लगा, ज़ीशान भाई तुम कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। खैरियत तो है? मुझे बताओ क्या बात है। आकर बताता हूँ। सरदार का अंदाज जान छुड़ाने वाला था। मैं कंधे उचकाते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा।
ख्वामख्वाह का इसरार मुझे मुनासिब नहीं लगा था। कमरे में आए मुझे चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाज़ा खटखटा कर जेनिफर अंदर दाखिल हुई। एकदम मेरे जहन में सारी कहानी आ गई। यकीनन जेनिफर ने सरदार को यूं आने से मना किया था और उसमें भी शुबा नहीं था कि उसने सरदार को लिजोना के पास भेजा होगा। हेलो जी, वो बेतकल्फी से मेरे बेड पर आकर टिक गई थी। मुझसे क्या चाहती हो मिस जेनिफर? मैंने संजीदा होकर कहा। कुछ भी नहीं, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो और मेरे ख्याल में ये बात काफ़ी है। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं शादीशुदा हूँ। उसके नुकरई कहके से कमरे की फिजा गूंज उठी तो मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मोहब्बत के बाद शादी करना मशरकी रवायात का खासा होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो मोहब्बत होने के बाद बस मोहब्बत की जाती है। मानी के इस अंदाज में कहते हुए वो मेरे करीब होगी। मैं जल्दी से बेड से उतरता हुआ बोला, प्लीज़ कैप्टन जी, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मेरे दूर हटने पर वो दिल गिरफ्ता सी हो गई थी। मैं साफ गोई से बोला, इसलिए तो दूर भागा हूँ कि बहुत खूबसूरत हो। सच? वो खुश हो गई थी। अगर ऐसा है तो यूं दूर हटने का मतलब मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझा भी नहीं सकता। जी वो बेड से उठकर मेरी जाने पड़ी। प्लीज़ जेनी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने फिलफौर सारे झगड़े मिटा दिए थे कि वो मुझे राज़ी करने के लिए कुछ भी करने पर कमर बस्ता नजर आ रही थी। चलो तुमने मुझे जेनी तो कह दिया ना। वो दोबारा बेड पर बैठ गई थी और वादा करो कल मेरे साथ डिनर पर बाहर चलोगे। मुश्किल है। मैंने सरदार के बिस्तर पर जगह संभालते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आखिर क्यों? जेनी तुम जानती हो मेरा ताल्लुक बहुत गरीब मुल्क से है। यहाँ मेरी आमद का मकसद बस ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे सीखना और स्नाइपर कोर्स करना है। मैं इन याशियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो अपनी जगह से उठकर दोबारा मेरे करीब आकर बैठ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, तुमसे अच्छा निशानेबाज भला कौन हो सकता है? आज भी तुमने 9 बोनस पॉइंट लिए हैं और डिनर पर जाने से तुम्हारे कोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहा। वो नहायत हसीन लड़की थी और उसकी कुर्बत किसी को भी फिसल जाने पर मजबूर कर सकती थी। अब क्या हाथ पकड़ने पर भी तुम्हें एतराज़ है? गुस्से से कहते हुए उसने मेरे हाथ पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। जेनी प्लीज़। मैं ज़बरदस्ती हाथ छुड़ाकर अपने बिस्तर पर जा बैठा। अगर यूं ही जिद करोगी तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। गैर मुतवक्का तौर पर वो मान गई थी। उसी वक्त सरदार कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नजर आने वाले तासरात ने मुझे चौंका दिया था। हेलो कैप्टन कहकर वो मेरे साथ आकर बैठ गया। हाय सरदार कहकर वो खड़ी हो गई और मुझे मुखातब होकर बोली, ठीक है जी, मैं चलती हूँ, कल मुलाकात होगी। और मैं मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो एकदम मुड़ी और मुझसे लिपट कर मेरे गाल पर बोसा देते हुए बोली, सॉरी जी, ये हमारी सकाफत है। मैं सिपाही खिफत से सर झुकाने की और कुछ न कर सका। दरवाज़ा बंद करके मैं सरदार का हाल पूछने लगा, क्या हुआ खान साहब, तुम्हारी सूरत पर क्यों 12 बज रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस घर याद आ रहा है। घर तो खैर मुझे भी याद आ रहा है। कुछ देर खुली फिजा में ना फिर लें? उसने मशवरा दिया। मेरा तो ख्याल है सोना चाहिए। वो मिस्र हुआ, बस जॉगिंग ट्रैक का एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो। उसका इसरार देखते हुए मैं भी उसके साथ हो लिया। ट्रैक के करीब पहुंचते हुए वो पुरस्कार लहजे में कहने लगा, मैं तुम्हें खास बात बताने के लिए कमरे से बाहर लाया हूँ। खास बात? हाँ, लिजोना कह रही थी कि तुम्हें बता दूं कि जेनिफर से थोड़ा दूर रहे। मैंने मुंह बनाया, तो ये तुम कमरे में भी कह सकते थे। नहीं, उस नफ़ी में सर लाया। वो कह रही थी ये बात तुम्हें कमरे से बाहर ले जाकर बताऊं, और वो खुद भी मुझे ये बताने के लिए ताज़ा हवा में टहलने के बहाने कमरे से बाहर ले गई थी। जेनिफर से मोहतात रहने का भला क्या मकसद हुआ? बस उसने आसान लफ्ज़ों में यही बताया था और मज़ीद ये कहा कि मौका मिलने पर वो तुम्हें सारी बात समझा देगी। लिजोना जासूस तो नहीं है? मैंने मुजाहिया लहजे में पूछा। सही पहचाना, सरदार ने दाद देने वाले अंदाज में कहा। उसका ताल्लुक जापान इंटेलिजेंस से है। वैसे मुझे खुद जेनिफर के रवैये पर हैरानी थी। मुझे में कोई ऐसी बात नहीं है कि वो यूं फरिफ्ता हो जाती। शायद तुम्हारी किसी सलाहियत की वजह से वो तुम्हारी जानब माइल हुई है। सरदार ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, उसकी दिलचस्पी मुझे पहले रोज दिखाई दे गई थी। गो यूरोपियन ममालिक में ये आम सी बात है, मगर काफ़ी पुरकशिश और खूबसूरत कद काट के जवानों को छोड़कर उसे मेरी ज़ात से जो इश्क हो गया था वो ज़रूर अचंभे में डालने वाली बात थी। और अब लिजोना की बात ने मेरे शुबे की तायद कर दी है कि जेनिफर मुझसे कोई मकसद हासिल करना चाहती है। सरदार ने कहा, अच्छा चलो वापस चलते हैं, बाद में लिजोना से मिलकर मजीद तफसीलात पूछ लेना। चलो, मैं उससे मुत्तफिक होता हुआ बोला और हम अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। अगले दिन सर शाम ही जेनिफर एक खूबसूरत लिबास पहने मेरे पास पहुंच गई। मैंने सरदार और लिजोना को साथ ले जाने पर इसरार किया, मगर वो फक्त मुझे ले जाने पर बजिद थी। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा। उसके पास अपनी कार भी मौजूद थी। ट्रेनिंग कैंप से निकलकर बजाय शहर की जानिब जाने के वो बाहर की जानिब मुड़ गई। कहाँ जा रही हो? मैंने हैरानगी से पूछा। पहले लॉन्ग ड्राइव, उसके बाद डिनर करेंगे, देर हो जाएगी। मैंने फिक्र जाहिर की। कोई नहीं होती देर। एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए उसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने बहस करना मुनासिब नहीं समझा था। उसी वक्त उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल आने लगी। वो मेरा हाथ छोड़कर कार रिसीव करने लगी। जी, मैं मेहमान के साथ डिनर पर जा रही हूँ। मुख्तसर जवाब देकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान में भी मोबाइल फ़ोन ख्वाहिश के दायरे से निकल कर आवाम के हाथों में नजर आने लग गए थे।
गो मैं खुद इस नेमत से महरूम था, मगर मोबाइल मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। करीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद उसने एक जैली सड़क पर कार मोड़ दी। कार के थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मेरी नज़र छोटी दीवारों वाली फार्म नुमा इमारत पर पड़ी। गोया वो जैली सड़क की बजाय उस इमारत तक पहुंचने का रास्ता था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। उसने एक भरपूर कहका लगाया, इसे कहते हैं सरप्राइज। ये फार्म हाउस मेरे अब्बू के दोस्त का है। आज हम यहीं डिनर करेंगे और फिक्र न करो। मैंने उसे बता दिया था कि मेरा मेहमान एक मुस्लिम है, उसने गोश्त वगैरह किसी मुस्लिम ही से लाया होगा। मगर हम तो किसी होटल में जाने वाले थे ना? मैंने नाराजगी से पूछा। नहीं। उसने फार्म हाउस के दाखिली दरवाजे पर कार रोक कर हेडलाइट्स बुझाई। उसी लम्हे खुद कार दरवाजा खुल गया। कार आगे बढ़ाते हुए वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोली, मैंने फक्त बाहर जाने की बात की थी। अगर तुमने खुद से होटल समझ लिया तो मेरा क्या कसूर? ये कहते हुए उसने खुले सहन में कार रोक दी और अभी आते वक्त भी कुछ ऐसा कहा था कि लॉन्ग ड्राइव के बाद डिनर करेंगे। वो हंसी, तो क्या ये गलत है? ये कहते हुए नीचे उतर गई। मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसी वक्त अंदरूनी इमारत से उधेड़ उम्र का एक मर्द और एक औरत बरामद हुई। इमारत में हर तरफ लगे बड़े बड़े एनर्जी सेवर्स की वजह से दिन का सा समा था। उन्होंने करीब आते ही जेनिफर को गले से लगाकर प्यार किया और मुझसे पुरतपाक मुसाफा किया। जेनिफर ने तारुफ का फरीदा सरंजाम देते हुए मर्द की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं जनाब अंकल एंथोनी ग्रांट और ये हैं आंटी पैट्रिशिया। और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली, और ये हैं मिस्टर जीशन, जिसे मैं जी कहकर मुखातिब करती हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। एंथोनी ने रस्मी अंदाज में कहा, अंदर चलते हैं। पैट्रिशिया ने मशवरा दिया, बकिया गुफ्तगू वहाँ करेंगे। इमारत अंदर से बहुत सजी हुई खूबसूरत थी। ड्राइंग रूम के अंदर बिछे हुए कीमती सोफों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो कोई फार्म हाउस वगैरह नहीं था। हमारी नशिस्त संभालते ही एक बावर्ती मुलाजम ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ट्राली दर्जन भर गिलास मुख्तलिफ किस्म के रंग के मशरूब से भरे हुए थे। लड़के घबराना नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म के जूस हैं। एंथोनी ने मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए एक गिलास उठा लिया। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? पैट्रिशिया मुस्तफसर हुई। जेनिफर ने जवाब दिया, हम कौन सा पैदल आए हैं आंटी। तो कैसी जा रही है ट्रेनिंग? एंथोनी ने मुझे मुखातिब किया था। मैंने मुख्तसर कहा, बहुत अच्छी। पैट्रिशिया ने पूछा, इससे पहले कभी अमेरिका आना हुआ? नहीं आंटी, ये पहला मौका है। तो फिर पसंद आया हमारा मुल्क? उसके लहजे में दुनिया की ताकतवर ममलिकत का शहरी होने का गरूर कूट कूट कर भरा था। मैंने हकीकत बयान करते हुए कहा, क्या तबसरा करूं, आज पहली बार ट्रेनिंग कैंप से निकला हूं और वो भी रात के वक्त। एंथोनी ने कहा, एतवार को छुट्टी होती है, घूम फिर लिया करो। इसे ट्रेनिंग में पहली पोजीशन के हसूल का बुखार चढ़ा है। छुट्टी के दिन भी ट्रेनिंग में जुटा रहता है। काफी देर से खामोश बैठी जैनी ने शौक लहजे में कहा, वैसे ये ज्यादती है अपने साथ कि अमेरिका में आकर इस तरह ट्रेनिंग कैंप में महदूद होकर बैठा रहा जाए। एंथोनी ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। मेरा ख्याल है पहले डिनर करते हैं, बाकी गप्पें बाद में हाँकेंगे। जेनिफर ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। पैट्रिशिया और एंथोनी मुस्कुराकर खड़े हो गए। मैंने भी उनका साथ दिया था। वसी डाइनिंग टेबल मुख्तलिफ लवाजमात से भरी हुई थी। लड़के, चिकन और बीफ एक मुस्लिम की दुकान से खरीदा है, बल्कि ये सारी डिशें पकाने वाला भी एक इंडियन मुस्लिम है। मैंने जैनी की हदायत पर पूरा अमल किया है। तुम बेफिक्र होकर हर डिश पर हाथ साफ कर सकते हो। शुक्रिया अंकल। जैनी ने एंथोनी का शुक्रिया अदा करने में देर नहीं लगाई थी। खाना खाने के बाद हम दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए थे। एंथोनी और पैट्रिशिया मुझसे पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगे। तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद दहशतगर्दी की उठने वाली लहर ज़्यादातर उनके सवालात का मौजू रही। अच्छा, तुम लोगों के लिए ऊपर वाला कमरा ठीक कर दिया था, हम आराम करने जा रहे हैं, तुम भी इंजॉय करो। एंथोनी पैट्रिशिया को साथ लिए खड़ा हो गया। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, हम वापस जाएंगे। ठीक है, वापस चले जाना, एंथोनी ने बेपरवाही से कहा और दोनों ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। चलें? मैंने जेनिफर से पूछा। घड़ी दो बातें भी कर लो, हम खाली डिनर करने तो नहीं आए थे, बातें वहां जाकर भी हो सकती हैं। कुछ बातों के लिए खलवत की जरूरत पड़ती है ना। मानी के लहजे में कहती हुई बिल्कुल मेरे करीब होगी। इतना तो मैं भी जानता था कि वो मुझे वहां बगैर किसी मकसद के लेकर नहीं आई थी। और फिर इतनी खूबसूरत और दिलकश लड़की जब किसी को गुनाह पर माइल करना चाहे तो बचने के लिए जुनैद बगदादी का जहद और शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तकवा चाहिए होता है। मैं यकीनन उसके हुस्न की लपेट में आ जाता और फख्र करने के लिए मेरे पास कुछ न बचता। मगर लिजोना की छोटी सी नसीहत मुझे चीख चीख कर किसी खतरे से रोशनास करा रही थी। अगर गुज़िश्ता रात सरदार मुझ तक लिजोना की बात न पहुंचाता तो यकीनन मैं बहक गया होता। मगर अब मेरे जज्बात पर अकल गालिब थी। और ये तो असूल दुनिया है कि जब इंसान खुद को किसी अनदेखे खतरे में घिरा पाए तो उसके जज्बात की आग अकल पर गालिब नहीं आ सकती। मुझे इस वक्त वाज़ेह तौर पर यह लग रहा था कि कोई नदीदा आंख हमारी निगरानी कर रही है। मैं खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाता हुआ खड़ा हो गया था। मेरा ख्याल है इस बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़े हुए बोली, जी, लड़की मैं हूँ और घबरा तुम रहे हो, क्योंकि मेरा मजहब, मेरी तहजीब, मेरा मुआशरा और पाकारमी का कानून मुझे इस काम की इजाजत नहीं देता। वो हंसते हुए खड़े होकर बेबाकी से मुझसे लिपट गई।
یہ لطیفے کسی اور دن کے لیے संभाल रखो जानी। जेनिफर, मेरा ख्याल है तुम्हारी गाड़ी के बगैर मुझे कैंप तक पहुंचने के लिए घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। ये कहते हुए मैंने बड़ी सख्ती से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया था, क्योंकि अगर वो मजीद कुछ देर मुझसे लिपटी रहती तो शायद मेरी मुदाफत दम तोड़ देती। जेनिफर के चेहरे पर खिजालत और गुस्से के आसार देखकर मैं बगैर माजरत के बाहर की जाने चल पड़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं दाखिली दरवाजे तक पहुंचता मेरी समातों से एंथोनी की आवाज टकराई। मिस्टर ज़ीशान, एक मिनट। मैंने हैरत से मुड़कर देखा, पेट्रिशिया और वो दोनों इकट्ठे खड़े थे। एंथोनी ने कहा, हमारी बात सुनकर चले जाना। उसके अंदाज को देखते हुए मैं खामोशी से पलटकर उनके सामने पहुंच गया था। जी फरमाएं। उसने मुझे निश्चित संभालने का इशारा किया। उसने हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। मेरे सामने बैठते हुए उसने जब वो ब्रीफकेस टेबल पर रखा तभी मेरी नजर उस बैग पर पड़ी। बैठ जाओ कैप्टन। इस मर्तबा एंथोनी के लहजे में पहली बार शफकत और प्यार मोहब्बत की जगह हुक्म का असर वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता था। जेनिफर भी सर झुकाए खामोशी से बैठ गई। एंथोनी ने ब्रीफकेस खोलकर मेरी तरफ घुमाया। $100 के नए कड़कड़ाते नोटों की गठियां देखकर मैं शशते रह गया था। ये $50,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे मुल्क की करेंसी में ये कितने होते हैं, ये हिसाब खुद कर लेना। एंथोनी ने इत्मीनान से वो ब्रीफकेस मेरी जानिब खिसका दिया। किस खुशी में। ब्रीफकेस को हाथ लगाए बगैर मैं मुस्तफसर हुआ। एक छोटे से काम का ये पेशगी मुआवजा है, बकिया का आधा मुआवजा काम होने के बाद। यकीनन मुझे किसी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी नहीं होगी। कानून कौन बनाता है? हुकूमत। उसने तस्दीक चाहते हुए पूछा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ। मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारी तसल्ली के लिए अर्ज है कि यह अमेरिकन हुकूमत ही का काम है और मेरा ताल्लुक अमेरिकन CIA से है। तसल्ली के लिए मेरा कार्ड देख सकते हो। उसने जेब से अपना सर्विस कार्ड निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने कार्ड को हाथ लगाए बगैर उसके मदरजात पर निगाह दौड़ाई। कर्नल स्कॉट डेविड लिखा हुआ नजर आया। मेरा असल नाम स्कॉट डेविड है और ये कर्नल जोली रोजवेलेट है। शायद तुम सही कह रहे हो, मगर मैं पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे कमान हूँ। इस रकम के बजाय मुझे मेरे सीनियर से हुक्म दिलवा दें, इतनी रकम खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें खुफिया रखने की जरूरत पड़ती है। छुपा कर करने वाला काम गलत ही होता है सर। मैंने हद तलवसे कोशिश की थी कि मेरे लहजे से तलखी या तंज न छलके। वो हंसा गलतफहमी है तुम्हारी मिस्टर ज़ीशान। मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक रखना किसी कौम और मजहब के नज़दीक गलत या नाजायज़ नहीं है, लेकिन हम ये काम छुप कर सर अंजाम देते हैं। कज़ाए हाजत के लिए भी हम लोगों की नज़रों से छुप कर जगह ढूंढते हैं। बच्चे को दूध पिलाते हुए माँ बच्चे और अपने जिस्म को चादर से ढांप लेती है। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर किसी गैर मुतल्लक शख्स को ऑपरेशन की कार्रवाई देखने की इजाज़त नहीं देते, वगैरह वगैरह। मैं इस मौजू पर और भी दर्जनों मिसालें पेश कर सकता हूँ कि हर छुपा कर किया जाने वाला काम जुर्म नहीं होता। सर, ये तमाम काम छुप कर सर अंजाम देने के बावजूद सबकी नज़रों के सामने होते हैं। क्या लोग नहीं जानते कि मियाँ बीवी बंद कमरे में क्या कर रहे हैं, या माँ के बच्चे को चादर से ढांपने का मतलब क्या है? यकीनन सब इन कामों की हकीकत से वाकिफ होते हैं। मैं तुम्हारी मिसाल से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ ज़ीशान। हर हुकूमत की तरजीहात में राजदारी पहले नंबर पर आती है, तो ठीक है, इसके लिए हुकूमत को ऐसा आदमी भी ढूंढना चाहिए जो राजदारी बरत सके। अच्छा, तुम काम के मुतल्लक तो सुन लो, करने न करने का फैसला बाद में करना। काफी देर से खामोश बैठी जूली रोजवेलेट ने जुबान खोली। मैडम, अगर कोई ऐसा खुफिया काम है जिसके बारे जान लेने के बाद वो काम न करने के फैसले पर मुझे जानी नुकसान पहुंच सकता हो तो बराहे मेहरबानी मुझे ना बताएं। यूं भी इत्मीनान रखें कि मैं ये काम नहीं करने वाला। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कर्नल स्कॉट ने तीखे लहजे में पूछा। जी सर, मैं अपनी हुकूमत की मर्जी जाने बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ओके, तुम्हारी साफ गोई पसंद आई। कर्नल स्कॉट ने बैठे बैठे मेरी जान मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। इससे मुसाफा मिलाकर मैं खड़ा हो गया। कर्नल जोली रोजवेलेट खामोश बैठी मुझे कड़े तेवरों से घूरती रही। मैंने भी उसकी जानिब हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की थी। कैप्टन, तुम लोग जा सकते हो। कर्नल स्कॉट खामोश बैठी जेनिफर से मुखातिब हुआ और वो यस सर कहकर खड़ी हो गई। हम दोनों आगे पीछे चलते वहां से बाहर निकल कर कार में बैठ गए थे। जेनिफर ने खामोशी से कार मोड़ी। खुद कार दरवाजा खुद बखुद खुल गया था। मेन रोड पर चढ़ते ही वो नॉर्मल रफ्तार से ड्राइविंग करने लगी। खफा हो मुझे खामोश पाकर उसने गुफ्तगू की इब्तिदा की। क्या नहीं होना चाहिए? मैंने सरसरी लहजे में पूछा। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या था? इतनी रकम की ऑफर किसी खतरनाक काम के लिए ही की जाती है। मुझे हुक्म मिला था। उसने सफाई पेश करने की कोशिश की। धोखा देने के लिए मोहब्बत और दोस्ती का सहारा न लिया होता, यह बात मैं मुश्किल पूरी कर पाया था कि जेनिफर ने एकदम ब्रेक लगाकर मेरी जानब मुड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है जी, उसने मेरे दोनों हाथ थाम कर वारफ्तगी से कहा। तुम्हें पहली बार क्लासरूम में देखा था और तुम मुझे अच्छे लगे थे। याद है, मैं पहले दिन ही तुम्हारी जानब मुतवज्जा हो गई थी। वो इसके बाद हम एक दूसरे से थोड़े खफा रहे। इस दौरान मैंने जो उल्टी सीधी हरकतें की सारी की सारी तुम्हारी तवज्जो अपनी जान मबजूल करने के लिए की थी। और जहाँ तक इस काम का ताल्लुक है जो तुमसे कर्नल स्कॉट लेना चाह रहे हैं, तो यकीन मानो इस बारे मुझे परसों हुक्म मिला है।
مجھے اب اس موضوع پر بات نہیں کرنی، یوں بھی کافی دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ تم مجھ سے خفا نہیں ہو سکتے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی سی نمی کی جھلک نظر آئی۔ اگر یہ اداکاری تھی تو کمال کی اداکاری تھی۔ خواہ مخواہ بات بڑھانا مجھے مناسب نہ لگا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تم سے خفا نہیں ہوں جینی، اب آگے بڑھو، سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شکریہ زی۔ اس نے بے تکلفی سے آگے ہو کر میرے گال پر بوسہ دیا اور پھر سیدھے ہو کر کار آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد کیمپ کے آنے تک ہم نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہے۔ کیمپ میں پہنچتے ہی اس نے مجھے کار سے اترنے سے پہلے کہا، زی یقیناً تم آج کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے۔ بے شک، کہہ کر میں کار سے باہر نکل آیا۔ مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر اس نے الوداع کہا، مگر جاتے جاتے وہ اپنی ثقافت پر عمل کرنا نہیں بھولی تھی۔ سردار کمپیوٹر پر سنائپر سے متعلق ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہکا، شکر ہے تمہیں اپنی جینی سے فرصت ملی۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید صبح ہی واپسی ہوگی۔ فضول کی نہ ہانکا کرو یار۔ میں جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ویسے ذیشان بھائی، اسی کو ڈیٹ پہ جانا کہتے ہیں نا؟ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں بھی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ واش روم میں گھس گیا۔ اگلا ہفتہ بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا۔ اس دوران ایک دفعہ لیزونا سے تفصیلات سے بات ہوئی۔ اسے فارم ہاؤس والی بات بتائے بغیر میں نے اس کے ان خدشات کے بارے میں استفسار کیا جو اس نے سردار کی زبانی مجھ تک پہنچائے تھے۔ جواباً اس نے بتایا کہ اس نے جینیفر کی کسی سے ہونے والی محبت سے گفتگو سنی تھی اور اس وقت جینیفر مجھے راضی کرنے کی حامی بھر رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ لیزونا واش روم میں موجود ہے اور کمرے کے اندر اس نے یہ بات بتانے اس لیے منع کیا تھا کہ ہمارے کمروں میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کے شک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جینیفر بھی مجھے باقاعدگی سے مل رہی تھی، اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شری کانت پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں گھلنا ملنا سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر ہمارا کورس اختتام پذیر ہونے میں 3 دن رہ گئے تھے۔ آخری 3 دن ہمیں ایک مخصوص علاقے میں سنائپر مخالف کارروائی کرنا تھی۔ اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا تھا اور ایسی سنائپرز رائفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپرز رائفلوں کی ہو بہو نقل تھی۔ بس اصل اور نقل میں اتنا فرق تھا کہ نقل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر کر سکتا تھا، پینٹ رائفلز سے بھی 600-700 میٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ 3 دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا۔ تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا۔ ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پہننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب تھا۔ اس طرح سارے سنائپرز کو سکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جو سنائپر دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہو جاتا وہ اس کارروائی سے نکلتا جاتا۔ اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والی کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا۔ اگر 3 دن کے بعد بھی ایک سے زائد جوڑیاں بچ جاتی تو اس صورت میں وہ جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حقدار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا۔ یہ ساری تفصیل ہمیں اس مشق کے آغاز سے ہی 1 دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی۔ اسی رات جینیفر ڈنر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس وقت سردار لیزونا کے پاس تھا۔ پتہ ہے میں تمہارے لیے کیا تحفہ لائی ہوں؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ جادو مجھے آتا نہیں، الہام مجھے ہوتا نہیں اور علم الغیب جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ زی تم بھی نا؟ اس نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ میری جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر حیرانگی سے دیکھا۔ کھول کر دیکھو۔ وہ میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں وہاں سے اٹھ کر کہیں بھی بیٹھتا اس نے میرے ساتھ لگ کر ہی بیٹھنا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے میں پیکنگ کھولنے لگا۔ ڈبے میں کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا موبائل فون بند تھا۔ یہ تو موبائل فون ہے، اچھا ہے نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ اچھا ہے نا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں مگر میرے کام کا نہیں۔ پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں مگر میرے کس کام کا؟ پتہ ہے یہ تحفہ وغیرہ نہیں ہے۔ خلاف توقع وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کے موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں، اسی لیے وہ مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹ گئی تھی۔ میں نے متبسم ہو کر پوچھا، تو پھر کیا ہے؟ کل کی مشق کے بارے میں علم ہے نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشق سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتی۔ تم سب سے خطرناک نشانے باز ہو اور میں چاہتی ہوں کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں۔ تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار؟ کیا یہ بطور رشوت کے ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا سب کے پاس نقشہ اور جی پی ایس موجود ہوگا۔ ہاں تو بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا، اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے باخبر رکھوں گی۔ بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ تم جانتی ہو ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کے زد میں ہوگا، پھر میں کیسے بتا پاؤں گا؟ کال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ موبائل فون پر میسج بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج بھیجنے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ کیمرہ گھڑی میں لگا ہے، جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اسی گھڑی والے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج بھیج دینا۔ نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں میں تمہاری آواز پڑے گی۔ مجھے بظاہر جینیفر کی بات میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی تجویز بھی ہر سکم اور گجی سے پاک تھی۔ اس کے محبت بھرے رویے کے جواب میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔
तुम किसी और के हाथों भी तो निशाना बन सकती हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, उसने मुंतकी अंदाज में कहा। लेकिन इंसान डरता तो उसी से है जो उसे नुकसान पहुंचा सके, और इस लिहाज तमाम स्नाइपर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो। तमाम इसी कोशिश में रहेंगे कि तुमसे दूर दूर रहें। मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा, आज तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा लंबा बांस नहीं है। वो तकिए से टेक लगाए हुए थी। सीधी होकर बैठते हुए बोली, मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ, मुझे यकीन आ गया है। मैंने फौरन दोनों हाथ बुलंद करते हुए शिकस्त का ऐलान किया और वो कहका लगाकर हंस पड़ी। थोड़ी देर मजीद मुझे ब्रीफ करने के बाद उसने जाने की इजाज़त चाही। जाते जाते वो मुझे मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लेने की ताकीद करना नहीं भूली थी। जाने से पहले हम तमाम तैयार खड़े थे। तमाम लोग जिस जिस जगह पर खड़े हैं अपना पैक और हथियार वहीं छोड़कर मेरे पास आ जाएं। हमारे इंस्ट्रक्टर कैप्टन टोनी ग्रेफन ने मेगाफोन के जरिए अपनी बात हमारे कानों तक पहुंचाई, क्योंकि हम तमाम काफ़ी दूर दूर तक बिखरे हुए थे। अपना सामान अपनी अपनी जगह पर छोड़कर हम उसके करीब इकट्ठे हो गए। सारे इस हाल में चले जाएं। उसने एक बड़े हाल की जानिब इशारा किया। हमने हुक्म की तामील की। वो सिनेमा के जैसा हाल था। तमाम फर्श में गड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। कैप्टन टोनी ग्रेफन ने सामने आकर कहा, हम तुम्हें जंगल में दाखिल करने से पहले जरूरी समझते हैं कि जंगल की अंदरूनी तफसीलात बजरिया फिल्म दिखा दें। वो नक्शे और GPS वगैरह तुम्हारे पास मौजूद हैं। किसी भी इलाके में कार्रवाई करने से पहले स्नाइपर इस इलाके की करौली रैकी करता है और हम तुम्हें करौली का मौका फराम नहीं कर सकते। इसलिए जंगल के मुतल्लिक ये तफसीली फिल्म दिखाकर करौली न करने से होने वाली कमी को पूरा कर रहे हैं। घंटे भर की फिल्म में इस जंगल के मुतल्लिक तमाम तफसीलात मौजूद थीं। फिल्म दिखाने के बाद कैप्टन टोनी ग्रिफिन ने हमें कुछ अहम बातों से आगाह किया और बताया कि जंगल में दाखिल होने के बाद हमारे पास फकत 1 घंटे का वक्त होगा। इसके बाद तमाम जोड़ियों को इजाज़त होगी कि वो एक दूसरे पर अपना निशाना आजमा सकें। अपनी आंखों की हिफाजत के लिए हमें शफाफ आइनों वाले खसूसी चश्मे दिए गए थे ताकि पेंट एमुलेशन बराह रास्त आंख पर लगकर कोई नुकसान न पहुंचा सके। अपने सामान की तरफ वापस जाते हुए एक छोटी सी बदमज़गी ये पैदा हो गई कि सरदार लिजोना से कोई बात कहने के लिए उसके करीब लम्हा भर के लिए रुका और वहां से गुजरने वाले शरीकात ने तंजिया अंदाज में कह दिया कि वो सबसे पहले सरदार की इसी नन्ही बुलबुल को निशाना बनाएंगे। जवाबन सरदार ने भी उसे ठीक ठाक जवाब दिया। बात शायद बढ़ जाती मगर जेनिफर ने आकर मामला संभाल लिया और दोनों अपने सामान की तरफ बढ़ गए। अगर जेनिफर ना आती तो इस बनिए को तो मैंने जंगल में घुसने से पहले फारिग कर देना था। सरदार ने अपना पैक उठाते हुए हुसीले लहजे में कहा, हाँ, ठंडे दिमाग से किसी बात पर गौर करना खानों के मसलक में कहा। मुझे ही टोकते रहना, इन बनियों को सबक सिखाने की ना सोचना। उन्हें सबक सिखा तो दिया था, भूल गए ल्यूपोल्ड टेलीस्कोप साइड फायर में कितने शर्मसार और बेइज्जत हुए थे। इस बात को कई हफ्ते गुजर गए हैं। सरदार ने मुंह बनाया। हफ्ते नहीं कई साल गुजर जाए मगर वो ये जिल्लत फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है बकरात साहब, ये ना हो अगले हमारी शुरुआत का यहीं इख्तिताम कर दें। बहुत बातें करना आ गया है तुम्हें। यकीनन ये लिजोना की सोहबत का असर होगा। हाँ, लिजोना के जिक्र से याद आया, वो कह रही थी जीशान भाई को कह देना कि कम अज कम पहले दिन अगर वो हमारे निशाने की जद में आ जाएं तो उन्हें कुछ ना कहें। हम में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, हम खुद लोगों से छुपते फिर रहे होंगे। यार मैं कुछ नहीं जानता, अगर लिजोना आज नजर आ गई तो मैं तुम्हें गोली नहीं चलाने दूंगा, सरदार हतमी लहजे में बोला। अच्छा फालतू की बातों को छोड़ो, पहले मरले में छुपने की कोशिश करना होगी। बातें बिल्कुल खत्म, इर्द गिर्द का अच्छी तरह जायजा लो, ये देखो दुश्मन कहाँ कहाँ छुप सकता है। ओके बास, सरदार ने मज़ाहिया अंदाज में कहा और हम चारों इतराब में नजरें दौड़ाते हुए चलने लगे। आधे घंटे बाद ही मुझे एक मुनासिब जगह दिखाई दे गई थी मगर मैं सरदार के साथ आगे बढ़ता रहा। उस जगह से 100 मीटर दूर जाकर मैं सरदार के साथ एक झाड़ी में छुप गया। खूब अच्छी तरह इतराब का जायजा लेकर मैंने सरदार को बताया कि हमें पीछे मुड़ना है, पहले वहीं रुक जाते। उसने सरगोशी की, हो सकता है कोई हमारी निगरानी कर रहा हो, यहाँ से कराल करके जाएंगे। हाँ ये ठीक है, सरदार ने मेरी तायीद की। हम दोनों ऊंची घास और झाड़ियों में रेंगते हुए पीछे हटने लगे। थोड़ी देर बाद हम मतलूबा जगह पर पहुंच गए थे। घनी झाड़ियों के बीच घनी शाखों वाला वो दरख्त एक स्नाइपर के लिए बहुत मुनासिब मचान बन सकता था। गो ऐसी आइडियल जगह दूसरों की निगाह में भी बहुत जल्द आ जाती मगर वहां दरख्त इतनी कसरत से थे कि इस दरख्त का नुमाया होना आसान नहीं था। मैं निगरानी कर रहा हूं, तुम मचान बनाओ। एक मजबूत शाख पर बैठकर मैंने सरदार को कहा। उसने इस बात में सर हिलाते हुए अपना पैक उतार कर साइड पर रखा, राइफल दूसरी शाख से लटकाई और मचान बनाने लगा, जबकि मैं चौकन्ना होकर इतराफ का जायजा लेने लगा। मचान की तकमील के साथ हम दोनों इसमें लेट गए। सरदार ने पूछा, अब क्या 3 दिन यहीं गुजारेंगे? मैंने जवाब दिया, नहीं, बस आज का दिन। इस दौरान अगर कोई इस रास्ते से गुजर गया तो अंजाम को पहुंचेगा, दूसरी सूरत में कल जंगल में घूमकर शिकार ढूंढेंगे। उसी वक्त मोबाइल पर मैसेज रिसीव हुआ। मैं सरदार को मोबाइल के बारे तफसील से बता चुका था, इसलिए उसने ट्यून की आवाज़ सुनकर कोई सवाल पूछने से गुरेज किया था। मैंने कैमरे की आंख से बचकर मैसेज पढ़ा। जेनिफर ने अपनी जगह का 6 हिंसी हवाला भेजा था। 6 हिंसा हवाला मालूम होने के बाद हम किसी भी आदमी की जगह के बारे में जान सकते हैं कि वो नक्शे के मुताबिक किस जगह पर बैठा हुआ है।
आर्मी से मुतल्लक कारीन इस बारे मुकम्मल आगाह होंगे। दूसरों को समझाने के लिए ये इतनी बात काफी है, वरना तफसील बताने की सूरत में तो शायद असल कहानी दरमियान में ही रह जाए और हम नक्शा बीनी सीखने में लग जाएं। मैंने जीपीएस पर अपनी जगह का 6 हिंसी हवाला देखकर उसे भेजा और फिर नक्शा निकालकर जेनिफर की जगह देखने लगा। वो हम तकरीबन 700 मीटर दाएं तरफ मौजूद थी। अचानक सरदार ने सरगोशी भरे लहजे में कहा, ज़ीशान, एक पार्टी इसी तरफ आ रही है। मैंने उसकी बताई हुई समत में निगाह दौड़ाई। दरख्तों की आड़ लेकर 2 आदमी हमारी जानब ही बढ़ते आ रहे थे। क्या ख्याल है, बिस्मिल्लाह पढ़ें? सरदार ने मुझे दावत दी। फासला मालूम करो। मैं टेलीस्कोप साइड के हिफाजती कवर उतार कर शस्त बांधने लगा। लेजर रेंज फाइंडर से फासला मालूम करके सरदार ने जवाब दिया 400 मीटर। एलिवेशन नाप घुमाकर मैंने 400 की रेंज लगाई और इन दोनों के थोड़ा आगे पहुंचने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह ऐसी थी कि उन्हें झाड़ियों या दरख्तों की आड़ मुयस्सर नहीं आ सकती थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए यूं ही खाली जगह पर आए। मैंने पीछे वाले का निशाना लेकर गोली दाग दी। हिट। आंखों से दूरबीन लगाए सरदार ने फौरन ऐलान किया। यकीनन पीछे वाले के मुंह से खुद को कोसने का कोई फिक्रा अदा हुआ होगा कि आगे वाला रुककर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, और जब तक आगे वाले की समझ में कुछ आता मैंने राइफल दोबारा काक करके फायर कर दिया था। दोनों की छातियों पर सुर्ख निशान सब्त हो गया था। अहकामात के मुताबिक उन्होंने अपने पैक से सफेद रंग की कमीजें निकाल कर पहन ली। अब उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता था। अगली दफा मेरी बारी है, और मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसी वक्त मेरे समाज में हल्के हल्के धमाकों की आवाज आई। यकीनन कोई और जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई थी। सपैर के करीब हमें बाएं जानब से एक जोड़ी गुजरती दिखाई दी। मैंने सरदार को मुतवज्जा किया। उसने जल्दी से लेट कर शस्त बांधी और मैं उनका फासला नापने लगा, मगर उसके फायर करने से पहले फायर की आवाज हमारे कानों में पहुंची। वो दोनों किसी और की गोलियों का निशाना बन गए थे। धत तेरी की, सरदार ने मुंह बनाया। तुम्हारी किस्मत मोहतरम, मैंने कहा। उसके बाद शाम के करीब एक और जोड़ी दिखाई दी। दोनों सराय पर कहीं मचान बनाने की फिक्र में थे। इस बार भी सरदार ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, मगर सरदार से पहले ही वो किसी दूसरे का निशाना बन गए थे। सरदार जच होकर बोला, क्या मुसीबत है यार, अब तुम्हारी बारी खत्म। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, तुम अपना शौक पूरा कर लो। सरदार ने अपनी राइफल एक तरफ फेंक दी थी, मगर उसके बाद कोई ना आया और अंधेरा छा गया। मैंने कहा, एक आदमी को जागना पड़ेगा। ठीक है, तुम सो जाओ, सरदार इत्मीनान से बोला, और मैं राइफल को छाती से लगाकर लेट गया। 1 बजे के करीब सरदार ने मुझे हिलाया। ठीक है खान साहब, सो जाओ। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। थोड़ी देर बाद सरदार की भारी सांसों की आवाज सुन रहा था। घंटा डेढ़ बाद मैं फितरी तकाजा पूरा करने के लिए नीचे उतरा। मचान से थोड़ा दूर होते ही मुझे 5-6 गज दूर हल्की हल्की रोशनी की झलक नजर आई। कोई आग जलाकर कुछ पकाने की तगदो में था। मैं नीचे उतरने के मकसद को मुअक्कर करते हुए जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ा। अपने बैग से नाइट विजन गागल निकालकर आंखों पर लगाई और राइफल उठाकर नीचे उतर आया। सरदार को उठाने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। अंधेरे के बावजूद मैंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और दरख्तों की आड़ लेता हुआ उस जानिब रवाना हो गया। आखिरी 100 मीटर का फासला मैंने करालिंग करते हुए तय किया था। 20-25 गज दूर रुककर मैंने उनकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो शायद कहवा या चाय वगैरह बना चुके थे। पश्तो से मिलते जुलते फारसी लबो लहजे से मैंने फौरन पहचान लिया कि वो ईरानी स्नाइपर थे। दोनों का रुख दूसरी जानिब था। इतने फासले से मुझे शस्त्र लेने की भी जरूरत महसूस न हुई। नाइट विजन साइट उतारे बगैर मैंने पहली गोली फायर की। धमाके की आवाज सुनकर वो उछल पड़े थे, मगर उनकी किसी हिफाजती तदाबीर से पहले मैंने दूसरी गोली भी फायर कर दी थी। गुड यार, आप हो कौन, सामने ही आ जाओ। गोली की चोट खाते ही उनमें से एक मजाहिया अंदाज में बोला, मगर मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर पीछे मुड़ा और तेज कदमों वहां से रुखसत हो गया। मैं उनके साथ बातचीत करके कोई खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि गोली चलने के बाद अगर वहां करीब कोई दूसरी पार्टी मौजूद होती तो वो मुझे निशाना बना सकती थी। वो मुझे अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था, इसलिए मुझे समझने में कोई मसला नहीं हुआ था। ठीक है ना, बताओ। उसी आदमी ने दोबारा आवाज दी, वैसे शुक्रिया, अब हम जाकर आराम कर सकेंगे। वापसी पर सरदार मुझे सोता हुआ मिला, और उसकी वजह यकीनन ये थी कि एक तो उसे मालूम था कि उसका साथी जाग रहा है, और दूसरा कोई असली जंग थी नहीं, वरना एक स्नाइपर इतनी बेफिक्री से नहीं सो सकता। सुबह के करीब मैं एक बार फिर नीचे उतरा और नक्शा खोलकर टार्च की रोशनी में जंगल में मौजूद पानी का मकाम तलाश करने लगा। टार्च की रोशनी को छुपाने के लिए मैंने एक चादर ओढ़ ली थी। झील इस जगह से 5 किलोमीटर के फासले पर थी। डिग्री फासला वगैरह नोट करने के बाद मैंने नक्शा लपेट कर पैक में डाला और मचान पर चढ़कर सरदार को जगाने लगा। खान साहब उठ जाओ। उठ गया यार, सर्दी सोने ही किधर दे रही है। सरदार जमाई लेते हुए बैठ गया। बाकी सर्दी काफी ज्यादा थी, इसके बावजूद कि हमने गिली सूटों के नीचे गर्म लिबास पहने हुए थे, फिर भी सर्दी की शिद्दत में कोई खासी कमी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने कहा, हरकत करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही है, बस मुझे 10 मिनट दरकार है तैयारी के लिए। सरदार ने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हम मोहतात अंदाज में झील की जानिब रवाना थे।
ऐसी हालत में बातचीत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। इसी वजह से हम दोनों की जुबान पर भी ताले लगे थे। हम बदिक्कत से तमाम 3 किलोमीटर चले थे कि अचानक मेरे कानों में हल्की हल्की बातों की आवाज़ पड़ी। अपने कदम रोकते हुए मैंने तस्दीक करना चाही। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा, मगर फिर बातों की आवाज़ उसके कानों तक भी पहुंच गई थी। हम दोनों एकदम लेट गए। यहीं रुको, उसे कहकर मैं रेंगता हुआ एक दरख्त के तने की आड़ लेकर उठकर बैठ गया था। अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ था, मगर रोशनी फैल चुकी थी। वो दोनों हमसे 50 मीटर दूर होंगे। दोनों अपना सामान पैक कर रहे थे। यकीन उन्होंने रात वहीं गुजारी थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए 2 गोलियां फायर कर दी। दोनों बड़ी आसानी से निशाना बन गए थे। मैं झुककर भागता हुआ सरदार के नजदीक पहुंचा और हम आगे रवाना हो गए। झील के किनारे एक मुनासिब दरख्त पर मैंने मचान बनाई और वहीं बैठ गए। ड्यूटी का नंबर सरदार का था। हम अब मुश्किल ऊपर पहुंचे ही थे कि जेनिफर का पैगाम आ गया। वो मेरी जगह के बारे में पूछ रही थी। मैंने जीपीएस पर देखकर अपनी जगह का 6 हिस्सा हवाला दे दिया। झट उसका अगला पैगाम मिला। हम भी उसी जानिब आ रहे हैं। पहुंचकर अपनी जगह के बारे बताती हूँ। ओके लिखकर मैंने आंखें बंद कर ली। यूं भी सरदार निगरानी कर रहा था और फिर मुझे ऊँग आ रही थी कि मोबाइल फोन पर पैगाम की हल्की सी घंटी बजी। शायद वो अपनी जगह के बारे में बता रही है। एक बार तो मेरे जी में आया कि पैगाम को नजरअंदाज कर दूं, क्योंकि मैं उठकर भी वो पैगाम पढ़ सकता था, मगर फिर न चाहते हुए भी मैं पैगाम खोल कर पढ़ने लगा। पैगाम पढ़ते ही मेरी गुनूदगी गायब हो गई थी। जेनिफर ने लिखा था कि उसने श्रीकांत और राजपाल को हमारी तरफ जाते देखा है। मैंने फौरन लिखा तो निशाना क्यों नहीं बनाया। उसका शौकी भरा पैगाम मौसूल हुआ। मैं ऐसी हालत में नहीं थी कि उन्हें निशाना बना सकती। मेरा मतलब है जब तक मैं पतलून पहनती वो दरख्तों के झुंड में गायब हो गए थे। यूं भी मैं अपना हथियार अपने साथी के पास छोड़ आई थी और मुझसे 50-60 मीटर दूर था। किस जानब से आ रहे हैं? उसने मुख्तसर लिखा शुमाल। लिखकर मैंने सरदार को मुखातिब किया। खान साहब जरा होशियार रहना। क्या हुआ? उसने बेताबी से पूछा। शायद हमारे पड़ोसी इस जानिब आ रहे हैं। मैंने उसके कान में सरगोशी की और इस बात में सर हिलाते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, जबकि मैं दाएं जानिब मुतवज्जा रहा। वही समत शमाल में थी। वो मुझे जल्द ही दिखाई दे गए थे। अगर जेनिफर इतला न देती तो शायद वो छुप कर हमारी पोजीशन तक पहुंच जाते, मगर सवाल ये था कि उन्हें हमारी जगह के बारे मालूम था या वो यूं ही एहतियात से हरकत कर रहे थे। मुखरुल जिक्र सोच मुझे सही लगी, क्योंकि हमारे छुपने की जगह के बारे सिर्फ जेनिफर जानती थी और जेनिफर से ये बाहिर था कि वो ऐसा कुछ करती, बल्कि उसने तो मुझे उनके आने की इतला दी थी। सरदार वो देखो। मैंने सरदार को उनकी जानिब मुतवज्जा किया। वो दोनों करीबन 300 मीटर दूर थे। अब मेरी बारी, सरदार ने शस्त बांधते हुए कहा, जबकि मैं उनका दुरुस्त फासला और हल्की हल्की चलने वाली हवा की रफ्तार नाप कर सरदार को मदद देने लगा। स्नाइपर का जोड़ियों की शक्ल में हरकत करने का मकसद भी यही होता है कि दोनों में से एक आदमी फायर करता है जबकि दूसरा हवा की रफ्तार, दुरुस्त फासला वगैरह नापता है। 420 मीटर। मैं उसे फासले से आगाह करके विंड मीटर देखने लगा। 2 किलोमीटर फी घंटा। मैंने उसे हवा की रफ्तार भी बता दी। ठीक है कहकर वो शस्त बांधने लगा। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली थी। चंद लम्हों के बाद उसने ट्रैगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झुककर हरकत करने वाला उलटकर पीछे जा गिरा था। फायर की आवाज और हदफ के गिरने के अंदाज को देखते ही मेरा दिल किसी अनजाने खतरे के जेर असर धड़कने लगा। राइफल इधर दो। वो दोबारा शस्त बांध रहा था कि मैंने उससे राइफल झपट ली। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। उससे जवाब दिए बगैर मैंने मैगजीन कैच दबाकर मैगजीन को राइफल से अलहदा किया और मेरे बदतरीन अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। मैंने सरसराते लहजे में कहा, सरदार ये एमुनेशन तो असली है। क्या? सरदार का रंग उड़ गया था। मगर मैंने तो पेंट एमुनेशन डाला था। ये राइफल भी असली है। तुम कल से लिए फिर रहे हो। क्या इतना अंदाजा नहीं हो सका तुम्हें? नागवारी से राइफल नीचे रखते हुए मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। उसका साथी घुटनों के बल उसके साथ बैठा हुआ शायद उसके जख्म से खून रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त हमारे पास मौजूद वाकी टाकी पर एक पैगाम धुराया गया। मश्क का इख्तिताम हो चुका है। कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। मैं दोहरा रहा हूँ, कोई स्नाइपर अब गोली नहीं चलाएगा। एक स्नाइपर शदीद जख्मी हो गया। तमाम वापस कैंप में आ जाएं। यह पैगाम बार बार धुराया जाने लगा। अचानक मोबाइल फोन पर जेनिफर की कॉल आने लगी। तमाम एहतियात बालाए ताक रखकर मैंने कॉल रिसीव कर ली। जी क्या हुआ? उसके लहजे में परेशानी थी, पर पता नहीं मैं गिड़बड़ा गया था। जी शायद तुम्हारी गोली से इंडियन स्नाइपर जख्मी हो गया है। यूं करो वापस कैंप लौट जाओ। जख्मी स्नाइपर के करीब न जाना। तुम्हें देखकर वो झगड़ा न शुरू कर दें और किसी भी असल बात की हवा न लगने देना। मैं वापस आकर तुमसे बात करती हूँ। रब्ता मुनक़ता करके मैं हक्का बक्का बैठे सरदार को नीचे उतरने का इशारा करने लगा। नीचे उतरते ही मैंने राइफल से जिंदा गोलियां निकाल कर नीचे फेंकी और मैगजीन में पेंट एमुनेशन भर दिया। सरदार के हवाले उसकी राइफल करके हम कैंप की जानिब बढ़ गए। खुद पर काबू पाओ। सरदार के चेहरे पर सख्त परेशानी के असरात देखकर मैंने उसे तसल्ली दी। मुझे अच्छी तरह याद है जिशान भाई कि मैंने मैगजीन में पेंट एमुनेशन लोड किया था और ये भी हकीकत है कि मेरे पास डिमी राइफल थी। न जाने कब राइफल और एमुनेशन बदली हुआ। अच्छा फिलहाल खामोश रहो और इस बारे किसी से बात करने की जरूरत नहीं। उसे चुप करा के मैं अपनी सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मुझे सरदार की बेगुनाही पर कोई शुबा नहीं था, मगर सिर्फ मेरे कहने से तो कोई उसे बेगुनाह न मानता।
सबसे बढ़कर एक इंडियन स्नाइपर उसकी गोली से घायल हुआ था। हमें चलते हुए 10-15 मिनट हुए थे कि एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ हमारे सरों पर पहुंच गया। यकीनन वो जख्मी को उठाने जा रहा था। फिर एक चक्कर फिजा में काट कर हेलीकॉप्टर नीचे बैठने लगा। हमारे कैंप तक पहुंचने से पहले हेलीकॉप्टर रवाना हो चुका था। घंटे डेढ़ बाद हम उस जगह पहुंच गए थे जहां से मश्क की शुरुआत हुई थी। मश्क से बाहर होने वाले स्नाइपर्स वापस कैंप पहुंच चुके थे। हम फिल्म हाल में बैठकर बाकी स्नाइपर्स का इंतजार करने लगे। हमसे पहले भी चंद स्नाइपर्स मौजूद थे, वो भी मश्क के एकदम खत्म होने पर हैरानी का इजहार कर रहे थे। जख्मी होने वाले स्नाइपर के मुतल्लक भी वो क्याफा शनासी कर रहे थे। लिजोना भी वहां मौजूद थी। मैंने आहिस्ता से सरदार को कहा, लिजोना को कुछ न बताना। लिजोना हमें देखते ही जल्दी से हमारी तरफ बढ़ी। शुक्र है तुम लोग ठीक हो। हमसे मुसाफा करते हुए वह आहिस्ता से बोली, वैसे पता चला कौन जख्मी हुआ है? फिक्र न करो, थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। मैंने झूठ बोलने की बजाय बात को गोल मोल करना मुनासिब समझा। अगले 10-15 मिनट में तमाम पहुंच गए थे। इंडियन स्नाइपर्स के हमरा मजमूई तौर पर 12 जोड़ियां बकाया थीं। उनके अलावा सारे स्नाइपर्स मश्क से बाहर होकर वापस कैंप पहुंच गए थे। जेनिफर ने आकर तमाम को बताया कि इंडियन स्नाइपर्स श्रीकांत शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गया है। श्रीकांत के जख्मी होने की वजह से उसने नाइल्मी का इजहार किया था। तमाम के इकट्ठा होते ही हम लग्जरी बस में बैठे और वापस रवाना हो गए। सरदार के चेहरे पर हवावीदा परेशानी भरे तासरात किसी को भी हकीकत से रोशनास करा सकते थे। मैं दबे लफ्जों में उसे अपनी हालत पर काबू रखने का मशवरा देने लगा। कैंप में पहुंचकर हमने गिली सूट से छुटकारा हासिल किया और नहाकर सिविल कपड़े पहन लिए। चाय के बारे क्या ख्याल है? सरदार के गुस्ल खाने से निकलते ही मैंने पूछा। मैं बना देता हूँ। वो इलेक्ट्रिक कैथली की तरफ बढ़ गया। मैंने पूछा, वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये राइफल कौन तब्दील कर सकता है? क्या यहाँ ये गुफ्तगू करना मुनासिब होगा? हाँ, मैं इत्मीनान से बोला, क्योंकि इंतजामिया इस बात से बेखबर नहीं है कि श्रीकांत किसकी गोली का निशाना बना है। मेरे ख्याल में ये उसी का काम है जो खुद गोली का निशाना बना है। सरदार ने कमरे में पड़े छोटे फ्रिज से मिल्क पैक का डब्बा निकालकर इलेक्ट्रिक में दूध डाल दिया। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो वो कभी भी हमारा पीछा करने की कोशिश न करते। वो हमारा पीछा कब कर रहे थे? मिल्क पैक का खाली डब्बा कूड़ा क्रिकेट की टोकरी में उछाल कर वो कैतली में चाय की पत्ती डालने का। उसकी बात मेरे दिल को लगी। कह तो सही रहे हो, उन्हें क्या खबर कि हम कहाँ छुपे हैं। सरदार कुछ कहने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं। मैंने आवाज दी और दरवाजा खोलकर एक अनजान आदमी अंदर दाखिल हुआ। जीशान कौन है? वो मुस्तफसर हुआ। जी। मैंने उसे अपनी जाने मुतवज्जा किया। तुम्हें कर्नल याद कर रहे हैं? मुझे? कहाँ है वो? मैं हैरानी से कहते हुए खड़ा हो गया। उसने जवाब दिया, आए, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सरदार ने मुझे जाने पर आमादा देखकर कहा, चाय तो पी लेते, वापसी पर पी लूंगा। कहकर मैं नवाब के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं कर्नल के सामने था। उसे देखकर हैरानगी के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ गई थी। कर्नल स्कॉट डेविड का चेहरा मेरे लिए नया नहीं था। मैंने अटेंशन होकर उसे ताजीम दी और उसके इशारे पर उसके सामने रखी नशिस्त संभाल ली। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा। मैंने भी उससे नजरें नहीं चुराई थी। तो क्या ख्याल है? उसने बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने बता दिया था। जानते हो कत्ल की सजा क्या है? तुम दोनों के हाथों एक इंडियन फौजी कत्ल हुआ है और ऐसा गलती से नहीं हुआ। मैंने बेसाख्ता पूछा, क्या वो मर गया है? नहीं, फिलहाल तो वो जिंदा है, मगर मरने में देर ही कितनी लगती है। यह सरासर इल्जाम है, हमें फांसने की कोशिश की जा रही है। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया, मगर इस बात का तो सिर्फ तुम्हें या मुझे पता है ना, वरना बज़ाहिर तो यह कत्ले अम्द है और कैप्टन जेनिफर भी तुम लोगों के साथ शामिल है। अब ये न पूछने बैठ जाना कि कैप्टन जेनिफर का मुझे कैसे पता। मैंने तल्खी से कहा, जाहिर बात है वो भी इस साजिश का हिस्सा है। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। उसके इल्म में असल बात नहीं है, हमने तो बस उसे कोर्स में अच्छी पोजीशन हासिल करने का तरीका बताया था और बेखबरी में इस्तेमाल होगी। उसके भेजे हुए आखिरी पैगाम महफूज हैं, जिसमें उसने तुम्हें इंडियन स्नाइपर्स के आने की इतला दी और तुम्हारे साथी ने असल स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया, वरना इससे पहले भी तुमने काफी स्नाइपर्स को निशाना बनाया था। तो फिर इनमें से किसी पर असल स्नाइपर राइफल की गोली क्यों नहीं चलाई गई?